हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी यूपीएससी। माय नेम इज अमितेश एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो हम डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। हमने एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्लास 6 की ओल्ड एनसीईआरटी कवर की थी। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्लास 6 की जो न्यू एनसीईआरटी अभी करेंटली यूज़ होती है उसे डिस्कस करेंगे। और बेसिकली हम फोकस ये करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, उसमें कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दिए हुए हैं दोस्तों। और जो न्यू एनसीईआरटी है इसमें फैक्ट्स ज़्यादा दिए हुए हैं। दोस्तों बेसिकली हम ये कोशिश करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई थी और जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है, अगर इन दोनों बुक्स में कोई सिमिलैरिटी है तो उसे छोड़कर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दैट मीन्स जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इस न्यू एनसीईआरटी में दी गई है उसे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने उस बार दैट मीन्स उस बुक में डिस्कस किया था कि जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के लोग थे वो एक फूड गैदरर थे, वो जगह जगह घूमते थे, गुफाओं में रहते थे। बट हम इस बुक में डिस्कस करेंगे कि जिन गुफाओं में रहे उन्होंने वहाँ पेंटिंग्स बनाई है, जो पेंटिंग्स हमें भीमबेटका से मिलती हैं। भीमबेटका एक प्लेस है मध्य प्रदेश में, जहाँ से हमें ढेरों संख्या में पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक टाइम पीरियड की पेंटिंग मिलती है। हमें पता चलता है कि हाँ, केव्स में लोग उस टाइम पे रहा करते थे। इसी तरह से हम कॉन्सेप्ट को इसमें फैक्ट से कोरिलेट करेंगे। दैट मीन्स क्लास 6 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसके कॉन्सेप्ट को क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी के फैक्ट से कोरिलेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नाउ आप यहाँ देख सकते हैं एक मैप दिया हुआ है और इस मैप में बेसिकली लोकेशंस दी गई हैं। तो सबसे पहले जो स्किल्ड गैदरर, जो सबसे पहले लोग रहना स्टार्ट किए थे वो कहाँ किए थे, तो वो नर्मदा रिवर के पास में एक जगह है हथनोरा, वहाँ से एक ह्यूमन स्कल मिला हुआ है। ये बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई है, बट मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इजीली कोरिलेट कर सको। एक हथनोरा करके जगह है नर्मदा वैली में, यहाँ पे एक ह्यूमन स्कल मिला हुआ है। ये एक पैलियोलिथिक साइट है। दैट मीन्स ये जो साइट है इसका टाइम पीरियड है 3 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी के बीच में। नाउ ये जो सुलेमान और किरथर हिल्स है, ये सुलेमान हुआ और ये किरथर हिल्स है। यहाँ एक जगह पड़ती है आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम, मेहरगढ़। या जो मेहरगढ़ है इसे अर्लीस्ट विलेज माना जाता है। दैट मीन्स अब आप ये सोचिएगा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस क्या किया था कि लोग पहले फूड गैदरर थे, फिर वो आगे चल के मीजोलिथिक पीरियड में फूड प्रोड्यूसर बने। फूड प्रोड्यूसर वो नियोलिथिक में बने थे। मीजोलिथिक टाइम पीरियड में उन्होंने डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दी थी। दैट मीन्स पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। अब उन्होंने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, उसके बाद उन्हें जब खेती की इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स उन्हें एग्रीकल्चर के तरीके जब पता चलते हैं तो वो क्या करते हैं, एक जगह एक फिक्स विलेज बनाते हैं, एक अपना परमानेंट घर बनाते हैं और वहाँ पे खेती करते हैं, पशुओं को पालते हैं और अपने लाइफ को स्पेंड करते हैं। तो वहीं जब पहला विलेज बना होगा तो वो कहाँ बना होगा, तो ऐसा मानते हैं कि ये मेहरगढ़ है जो एक नियोलिथिक साइट है, यहाँ पे पहला विलेज बना था। और यहीं पे हमें वीट और बार्ले की, वीट मतलब गेहूँ और बार्ले मीन्स बाजरा, इनके बर्न्ट ग्रेन्स मतलब जले हुए अनाज के दाने मिले हुए हैं। इनके थ्रू पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे सबसे पहले वीट और बार्ले की खेती हुई थी। नाउ यहाँ राइस नहीं है, आप ध्यान देना इसे। और बेसिकली ये सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, दैट मीन्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पूरा। तो इसे आप मिसअंडरस्टूड मत करिएगा, पूरे वर्ल्ड के। तो यहाँ पे राइस जो है, राइस आपका यहाँ एक जगह है कोल्डिहवा, यहाँ नर्मदा नदी के ऊपर में, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। फर्स्ट एग्रीकल्चर ऑफ राइस हैपेंड इन नॉर्थ ऑफ विंध्या रीजन। तो ये विंध्य माउंटेन्स है और इसके ऊपर एक कोल्डिहवा करके जगह है। यहाँ पे अभी मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा आगे चल के। तो यहाँ पे सबसे पहले मानते हैं कि राइस कल्टिवेशन हुआ था। नाउ अर्लीस्ट सिटीज इमर्ज्ड इन द बैंक ऑफ इंडस, दिस इज इंडस रिवर अबाउट 4700 ईयर्स एगो। दैट मीन्स बेसिकली ये बात कर रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो हम देखते हैं कि इंडस वैली, जो इंडस रिवर रहता है उसकी वैली में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन का इमर्जेंस होता है। उसके बारे में आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ हम देखेंगे कि जो भारत था, जो इंडिया है, इसका नाम इंडिया और भारत पड़ा कैसे। तो बेसिकली जो ग्रीक्स और ईरानियंस आए थे, जैसे कि आपको मैं बताता हूँ मैप, ये समझ लेना आपकी, ये मैप है इंडिया का। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे इंडस रिवर बहती थी यहाँ से, आप जानते हो, और ये अरब सागर में मिलता था। तो जब ग्रीक्स आए यहाँ पे, जब ग्रीक्स और पर्शियंस जो भी आए यहाँ पे, तो बेसिकली होता क्या था, ये जो इंडस रिवर था ये उनका एक पड़ाव था, वहाँ वो आके रुकते थे। और ऐसा माना जाता था कि इंडस रिवर के बाद आप ओरिजिनल इंडिया में एंटर करते हो। तो जब ग्रीक्स आए तो उसके पहले इस नदी का नाम सिंधु था, जिसे संस्कृत में सिंधु बोलते हैं, सिंधु नदी। बट जब वो ग्रीक आए तो इसे उन्होंने हिंडोस या इंदौस का नाम दिया। इंदौस, इंडोस, और हिंडोस क्यों दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि इसके बाद से ही जो वो जो इंडिया है वो असली शुरू होती है, इसलिए इसे इंडोस और हिंदौस का नाम दिया, जिससे ये इंडिया का नाम इंडिया पड़ा। और उसके बाद क्या होता है कि जो एक भारत करके, एक भारता करके एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर यही है आपका, यहाँ रहते हैं, इनके नाम पे भारत पड़ा था हमारा कंट्री का नाम। और बेसिकली इनके बारे में मेंशन किया गया है ऋग्वेदा में। सो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इंडिया और भारत नाम हमारे देश का कैसे पड़ा। नाउ ये जो डिटेल्स हैं बुर्जहोम और मेहरगढ़ के बारे में, अभी हमने डिस्कस किया पिछले स्लाइड्स में। सो बुर्जहोम के बारे में तो हमने डिस्कस नहीं किया था, बट अभी जब हम मैप देखेंगे तो इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। हम डिस्कस कर लेते हैं मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बार्ली और वीट की खेती सबसे पहले हुई थी, और लोगों ने सीप और गोट को भी डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था, और इसे अर्लीस्ट विलेज भी माना जाता है। नाउ यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ मिली थी, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेस मिले हुए हैं। रेक्टेंगुलर हाउसेस मतलब जैसा कि ये समझ लो, और ये 4 भाग में डिवाइड थे, कंपार्टमेंट्स थे 4 कहीं कहीं घरों में, और किसी किसी घरों में ये जो एक कंपार्टमेंट था इसे स्टोरेज हाउस के तौर पे भी यूज़ किया जाता था। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ मिली है, यहाँ बरियल्स में, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसे दफनाया जाता है, तो उस टाइम पे लोगों को जो नेचुरल चीज़ें थी उन्हें उनके बारे में एग्जैक्टली पता नहीं था। तो जो भी नेचुरल फिनोमेना होती थी, आदमी उसे समझने की कोशिश करता था और उसके लिए अपनी एक सब्जेक्टिव थ्योरी क्रिएट करता था। तो उस समय के लोगों को ऐसा लगता था कि मृत्यु के बाद जो एक आदमी होता है, एक मनुष्य होता है, एक पर्सन होता है, वो इस लाइफ को छोड़कर किसी और लाइफ में जाता है और वहाँ अपने लाइफ को स्पेंड करता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी फनी स्टोरी है, बट इसे समझने की कोशिश करिएगा। तो अब वो क्या करते थे कि अब ये बताओ, कोई एक आदमी मरा तो उसे अकेले कैसे जाने दे, यहाँ वो खाता पीता था, कपड़े पहनता था, श्रृंगार करता था, तो उसे, उस आदमी को इन चीज़ों की ज़रूरत उस लाइफ में भी होगी। तो क्या होता था, बरियल्स में मान लो कोई एक आदमी को दफन किया, उनके साथ उनके कुत्ते को भी दफन कर दिया, बकरियों को भी दफन कर दिया, ताकि वो आगे जाके उसे अपना भोजन बना सके, उसे खा सके। तो यहाँ पे मेहरगढ़ में एक बरियल भी ऐसा मिला है, एक नहीं कई बरियल्स मिले हैं जिसमें सीप और गोट भी और कुत्ते भी उनके साथ दफनाए गए हैं। नाउ यहाँ देखिए, ये मैप देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया मेहरगढ़ के बारे में और कोल्डी हवा के बारे में, तो आप इसे देखिएगा। तो जो मेहरगढ़ है ये आप उससे पहले ये देखो, यहाँ पे जो ट्रायंगल शेप है ये पैलियोलिथिक साइट है, और जो ब्लैक में स्क्वायर शेप है ये नियोलिथिक साइट है, और बाकी ये मेगालिथिक साइट है और मीजोलिथिक साइट, वट एवर यू वांट टू से। बट लिसन, इसमें डिफरेंस है मेगालिथ में और मीजोलिथ में। मेगालिथ मीन्स बड़ा पत्थर, और मीजोलिथ एक टाइम पीरियड है, पैलियोलिथिक टाइम पीरियड और नियोलिथिक टाइम पीरियड के बीच में आता है मीजोलिथिक। नाउ हम डिस्कस कर रहे थे मेहरगढ़ के बारे में। तो मेहरगढ़ का आप लोकेशन देख सकते हो, यहाँ आपका किरथार हिल है और यहाँ पे सुलेमान हिल है। नाउ यहाँ पे ये जो भीमबेटका मैंने आपको बताया, विंध्य रीजन में मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। बट अपार्ट फ्रॉम पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक साइट, मीजोलिथिक पीरियड के भी और नियोलिथिक पीरियड के भी पेंटिंग्स यहाँ से मिली। आप यहाँ पेंटिंग देख सकते हो, यहाँ पे ये आपके लाइन्स से, पतले पतले लाइन्स से इंडिकेट किया गया, लोगों को हंटिंग सीन्स दिखाए गए हैं, लोग आग के चारों तरफ नाचते हुए वहाँ इंडिकेट किया गया है। सो बेसिकली ऐसी पेंटिंग वहाँ पे अभी भी जाके लोग देख सकते हैं, और उन पेंटिंग्स को समझ के, उन पेंटिंग्स के स्ट्रक्चर को समझ के, उन पेंटिंग्स में जो थीम दिखाया गया, जो कहानी दिखाई गई, जो नैरेटिव है, उसको लोग समझ करके उस टाइम पीरियड के
उस समय के, उस कंटेम्प्रेरी टाइम के चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ यहाँ एक कुरनूल केव्स है जहाँ पे ट्रेसेस ऑफ एस, मतलब जो जलने के बाद राख बचती है, इसके ट्रेस मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हाँ, इनके पास पैलेलिथिक टाइम पीरियड में फायर, मतलब आग की खोज हो चुकी थी। सिमिलरली एक कोल्डिहवा जहाँ पे सबसे पहले राइस की कल्टीवेशन हुई थी, ये एक नियोलिथिक साइट है, ध्यान दीजिएगा आप। ये बुर्जहोम, यहाँ पे पिट ड्वेलिंग। अब पिट ड्वेलिंग क्या है, जैसे कि हमने ये एक नियोलिथिक साइट है, तो हमने डिस्कस किया था कि पैलियोलिथिक टाइम पीरियड में लोग केव्स में रहते थे या पेड़ों के ऊपर घर बना लिया वहाँ रहते थे। बट ओवर द टाइम क्या हुआ, जो ये जो रीज़न है, यहाँ ठंडी बहुत पड़ती है, तो लोग क्या किए, लोगों ने ज़मीन में खुदाई की, ज़मीन खोद दिया और यहाँ सीढ़ियाँ बना ली, इसे किसी व्यवस्था, किसी चीज़ से ढक दिया और इसे अंदर रहना शुरू किया। और मौसम के अकॉर्डिंग, जब मौसम ठंडा होता था तो वो नीचे रहते थे, जब मौसम गर्म होता था तो वो ऊपर चले जाते थे। तो इसे कहते हैं पिट ड्वेलिंग। नाउ बरियल ऑफ पेट डॉग विथ मास्टर, और यही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डॉग, कुत्ता जो है उसको अपने मास्टर के साथ दफनाया गया है, ताकि वो मास्टर, उसका आदमी अपने साथ, अपने कुत्ते, अपने साथी के साथ अपने अगले जन्म में आराम से रह सके, अपने दूसरी लाइफ में आराम से रह सके। नाउ हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में, आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज इन प्लेसेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपके यूपीएससी में भी आए हैं और आपके यूपीपीसीएस में तो आते ही आते हैं, बिकॉज वो फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो आप इन पर्टिकुलर इन इम्पॉर्टेंट जगहों के बारे में ध्यान रखिएगा, बिकॉज इनसे क्वेश्चन ऑब्वियसली फंसेंगे, आप इसे ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नाउ बात करेंगे उस टाइम पे जो कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन जो इस बुक में अलग दी गई है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अबाउट 12,000 ईयर्स एगो मेजर इन्वायरमेंटल चेंज टुक प्लेस। नाउ देखिए, हमने डिस्कस क्या किया था कि पैलियोलिथिक में फूड गैदरर्स थे, वो अचानक मेसोलिथिक में डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिए और उसके बाद वो फिर फूड प्रोड्यूसर बन गए। बट ये रीज़न, ये हुआ क्यों, कोई क्वेश्चन ये आता है आपके दिमाग में, क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चेंजेस हुए क्यों बेसिकली। तो एक क्लीसेड आंसर होगा कि हाँ, उनकी इन्फॉर्मेशंस बढ़ी, उनकी ऑब्जर्वेशन बढ़ा, उनके नेचर के अगेंस्ट में, नेचर के लिए। सो अपार्ट फ्रॉम दीज रीजन्स देयर आर समथिंग एल्स लाइक इन्वायरमेंटल चेंज। जैसे कि जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था वो आइस एज का टाइम था, उस समय पूरे धरती पे बर्फ़ जमी हुई थी। बट जैसे जैसे 12,000 ईयर आते आते बर्फ़ पिघलना शुरू होती है और क्लाइमेट जो हमारा है वो थोड़ा वार्म होना शुरू होता है। तो ऑब्वियसली जब बर्फ़ जो ऊपर परत जमी हुई है वो हटेगी, तो छोटे छोटे पौधे भी जन्म लेंगे, छोटे छोटे वो गेहूं के, चाहे अनाज, छोटे छोटे घास पैदा होना शुरू हुए। फिर उसके बाद एनिमल्स हुए, जानवर भी पैदा हुए। जब थोड़ा वेदर, जो क्लाइमेट है वो रहने लायक होगा, तो ऑब्वियसली तरह तरह की जीव जंतु उत्पन्न होंगे, जीव जंतु पैदा होंगे। तो फिर जब वो घास उत्पन्न हुई और जीव जंतु उत्पन्न हुए, तो धीरे धीरे इनको उस इन्वायरमेंट का, उस पर्टिकुलर चेंज का, दैट मीन्स कि घास उगाई है और कौन सा पशु किस तरह की घास को खाता है, कौन सा पशु किस पशु को खाता है। तो जब लोग इन चीज़ों के बारे में ऑब्जर्व करने लगे, तब उन्हें पता चला कि हाँ, हम किन पशुओं को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं, किन फसलों को उगा सकते हैं, किन फसलों को खा सकते हैं और किन फसलों को नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे चेंजेस आई थी और ऐसे पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से मेसोलिथिक टाइम पीरियड में शिफ्ट हुआ और फिर मेसोलिथिक से नियोलिथिक टाइम पीरियड में शिफ्ट हुआ। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, यही बात हो रही है कि विच लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड एंड हेंस इंक्रीज इन नंबर ऑफ एनिमल्स। Now people started following these animals and trying to learn about them, which led to domestication of animals. कि जब वो उनका पीछा करते थे, उनके नेचर को समझने की कोशिश की और इससे वो उन्हें डोमेस्टिकेट करने में सफल हुए। नाउ अब जब डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस होगा, तो आप उन्हीं जानवरों को डोमेस्टिकेट करोगे जो आपसे थोड़ा सा फेवरेबल होंगे, जो आपको हानि नहीं पहुँचाएंगे और जो फसलें आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी और जो आपके लिए नुकसानदायक नहीं होंगी। तो जब आप उनको डोमेस्टिकेट करोगे तो धीरे धीरे उनके अंदर भी फिजिकल चेंजेस आएंगे। और ऐसा देखा गया है कि कुत्तों में, जो उस टाइम के डोमेस्टिकेटेड कुत्ते थे, जिन कुत्ते बकरियों को डोमेस्टिकेट कर लिया गया था, उनके दांतों के साइज़ छोटे होंगे, उनके हॉर्न छोटे होंगे, हॉर्न मतलब उनके जो सींग होती है वो छोटी हो गई। तो वो एक लोगों के अकॉर्डिंग ढल गए और इस तरह से एक डोमेस्टिकेशन का प्रोसेस इवॉल्व हुआ
और ये आगे चल के और बड़े स्तर पे फैलता है। जैसे हॉर्स का डोमेस्टिकेशन शुरू करते हैं, चैरियट बनाते हैं, रथ बनाते हैं, उसके थ्रू वो ट्रैवल करते हैं, ट्रेड करते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सो इस वीडियो में हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अगला जो टॉपिक आएगा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है और उस टॉपिक को मैं और ब्रॉडली पढ़ाना चाहता था, इसलिए मैंने उस टॉपिक को इस वीडियो में ऐड नहीं किया। बिकॉज उसको समझने के लिए एक अलग वीडियो हम रखेंगे और उसमें हम कोशिश करेंगे कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी फैक्ट्स हैं उसको कवर करें विद फिगर, ताकि आपको ईजिली रिमेंबर हो जाए। जैसे कि मोहनजोदारो में क्या क्या मिला था, हड़प्पा में क्या क्या मिला था, कालीबंगन में क्या क्या मिला था, लोथल में क्या क्या मिला था, इन चीज़ों के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और आप उन्हें याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करिए, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ इसके पीछे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरा देखिए, पूरा A to Z, शुरू से पहले मिनट से लेके अंत तक आप उसे देखिए। तत्काल ना देखिए, बाद में भी अगर समय मिलता है तो देखिए, लेकिन इसे पूरा देखिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।